चलिए, बर्नौली थ्योरम को हम प्रूफ कर चुके हैं। अब बर्नौली थ्योरम के कुछ अलग अलग रूप हैं, उनके लिए हम क्या क्या उनके नाम है, कुछ नामकरण है, टर्मिनोलॉजी है जो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको ये बर्नौली थ्योरम दे दी है, ये आपको पता है कि बर्नौली थ्योरम ये है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही तो है अपनी बर्नौली थ्योरम। अब इसको हम बोलते हैं कि ये क्या करा हमने, पूरे ध्यान देखें अगर इसको, तो पूरे में भाई पूरे को अगर हमने आयतन से डिवाइड किया था, सब में से आयतन कॉमन ले लिया था ना, जब मैंने इसको प्रूफ किया था सारा में डीवी से डिवाइड कर दिया था, डीवी से डिवाइड कर दिया था, यानी कि सारे में वॉल्यूम आयतन से डिवाइड हो चुका। और ये क्या है, ऊर्जाएं हैं, कैसी, एकांक आयतन की, यानी कि ये सब क्या कह सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं एकांक आयतन की ऊर्जा, ये भी कह सकते हैं एकांक आयतन की ऊर्जा या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एकांक आयतन की ऊर्जा या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोल सकते हैं। यानी कि नीचे सब में आयतन से भाग हो चुका, ऐसा मान लो आयतन से भाग हो चुका। ठीक, अब अगर इसको पूरे को डेंसिटी से भाग कर दें, अगर इस पूरे को डेंसिटी से भाग कर दें तो सोचो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है m बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो नीचे वॉल्यूम से तो भाग हो ही रखा, v से और कर दिया उसमें, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा, द्रव्यमान। तो वो क्या बन जाएगी, एकांक आयतन की जगह एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, p बाई रो प्लस इसको gh प्लस हाफ v स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट अगेन। तो उसको क्या नाम देंगे, एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा, क्योंकि वॉल्यूम तो पहले से था, डेंसिटी और आ गई, तो यहां लिखेंगे एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा, है ना। यूनिट या इसको बोलेंगे यूनिट मास की एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब सोचो अगर मैं इसमें दोनों तरफ जी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि यहाँ जी भी आ जाए, तो पूरे को नीचे जी से और भाग कर दो, जी से भाग कर देंगे तो द्रव्यमान क्या बन जाएगा, भार बन जाएगा। भाई अगर द्रव्यमान को जी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और द्रव्यमान कहाँ है, नीचे की तरफ है, यूनिट है ना, इकाई द्रव्यमान के, एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा है ये, तो द्रव्यमान नीचे तो होगा डिवाइड में, तो ऐसे ही इसको जी से भाग कर दिया, तो रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक्चुअल में बर्नौली इक्वेशन जो आई थी, बर्नौली इक्वेशन तो ये थी, यही काम आएगी, सारे सवाल इसी से करेंगे, बहुत एग्जाम्पल करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल भी करेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बेस भी करेंगे। लेकिन अभी पहले हम इसकी डिटेलिंग समझते हैं, इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी सी एप्लीकेशन भी समझेंगे। अब ये जो आया और ये जो आई, ये भी क्या है, इसी का प्रारूप है, इसका ये एक अलग फॉर्मेट है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एकांक भार की, इकाई भार की, एकांक भार की ऊर्जा, एकांक भार की ऊर्जा हो गई। अच्छा, अब इनके स्पेशल नाम है, जैसे ये है, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, P अपॉन रो जी, इसका नाम है क्या, प्रेशर हेड, नामकरण है, याद रखना, यानी कि दाब शीर्ष, ये याद रखना है भाई, ये क्या है, याद रखना है। ठीक, अच्छा ऐसे ही जो H है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, नामकरण है ग्रेविटेशनल हेड या गुरुत्व हेड, ग्रेविटेशनल हेड या फिर गुरुत्व हेड, शीर्ष, गुरुत्व शीर्ष। ठीक, तीसरा क्या बचा, वी स्क्वायर बाई 2g, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड या फिर वेग शीर्ष। तो ये नामकरण है, बस याद रखने इनको, है ना। और इन तीन का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा आइडियल फ्लूइड के लिए। क्लियर, इतनी बातें आपको हमेशा याद रखनी है। बर्नौली थ्योरम पर बेस एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे अगर पूछूं, लो जी मान लीजिएगा एक छोटा सा सवाल है कि भाई मान लो यहां से पानी जा रहा, फ्लोइंग लिक्विड,
फ्लोइंग लिक्विड है, बहता हुआ पानी है ना। यहाँ पे एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2। तो आपसे बोला है कि भाई A पर प्रेशर कितना है, P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन P2 और P1 इक्वल टू P2। वेलोसिटी में तो कंपेयर कर सकते हो क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि A प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं A1 ग्रेटर देन A2 है, तो आप कह सकते हैं V1 लेस देन V2। अब इस पर्टिकुलर लेवल की बात करें तो कहीं से भी ले लो, चाहे ऊंचाई तो सेम है इनकी ऊंचाई सेम है, यहाँ से ऊंचाई सेम है, इसकी ऊंचाई सेम है, दोनों का लेवल सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों की बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं होती जब बराबर होता है। तो यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब सोचो जहां पर ये कांस्टेंट है तो अगर ये ज्यादा हुआ तो ये घटेगा और अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इनका योग फिक्स रखना है। हमने ये वाला क्यों नहीं लिया, रो जी एच क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों की तरफ ये वाला कांस्टेंट रहेगा, इधर भी और इधर भी दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो उड़ गया, या दोनों तरफ रखेंगे तो कट जाएगा, 1 और 2 करके करेंगे। तो आप सोचो कि V1 V2 ज्यादा है, V1 कम, चूंकि V2 ग्रेटर देन V1, इसका मतलब P2 लेस देन P1, तो P2 लेस देन P1, यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, फ्लूइड इधर फ्लो हो रहा, तो इधर तो फ्लो तभी होगा जब इधर हायर प्रेशर हो, इधर लोअर प्रेशर हो, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही फ्लूइड फ्लो होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस से कह सकते थे भी P2 कम होगा, P1 ज्यादा होगा। क्लियर, इस चीज का मैथमेटिकल प्रूफ ये है कि अच्छा यार इस वजह से होगा ऐसा। क्लियर, चलिए हमने बर्नौली थ्योरम का प्रूफ कर चुके हैं और उसके ऊपर बहुत सारे उसके फॉर्मूले देख चुके हैं कि किस किस तरीके से उसको किस किस रूप में हमें याद करना है। मेनली हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, जिसकी हेल्प से हम सारे सवाल सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनमें से कुछ एप्लीकेशन को मैं डिस्कस करता हूं जो हमारे कोर्स में है। तो बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस में सबसे पहले एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं बेटे वेंचुरी मीटर या फ्लो मीटर। वेंचुरी मीटर या फ्लो मीटर, ये क्या होता है, जब कहीं पर कोई पानी फ्लो हो रहा होता है वो कितनी स्पीड से हो रहा, किसी पॉइंट पर कितनी स्पीड है, उस पानी की किसी पॉइंट पर कितना फ्लो की स्पीड है, उस फ्लो की स्पीड को निकालने के लिए वेंचुरी मीटर या फ्लो मीटर, इसको हम या फिर प्रवाह मापी का इस्तेमाल करते हैं। मान लो यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा पानी, तो बीच में ये वाला इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, ये वाला इंस्ट्रूमेंट ही कहलाता है प्रवाह मापी। इसको रख देंगे, एक तरफ से पानी एंटर करेगा, यहाँ से क्या होगा, लिक्विड एंटर करेगा और यहां से एग्जिट करेगा, यहां से एग्जिट करेगा। तो यहां से एंटर और यहां से एग्जिट करने पर यहां देखो, यहां पे एरिया ज्यादा है, यहां पे एरिया कम है, यहां पे एरिया ज्यादा है, यहां पे एरिया कम है, तो यानी कि यहां पे वेलोसिटी अलग, यहां पे वेलोसिटी अलग होगी। तो ये V1 है, ये V2, तो यहाँ पे दाब अलग, यहाँ पे दाब भी अलग होगा, क्योंकि फ्लो हो रहा है उस तरफ, जाहिर सी बात है यहाँ दाब ज्यादा होगा, यहाँ दाब कम होगा, क्योंकि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही ये फ्लूइड जाएगा। तो अब हमें क्या चाहते हैं कि भाई अगर यहाँ पर मुझे वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी V1 और V2 की, तो मेरे लिए दो अननोन हो गए V1 V2, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो कहाँ से आ जाएगी, चलो जी पहली इक्वेशन तो कहाँ से आएगी बेटे, क्या मैं जानता हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2। तो A1 V1 बराबर A2 V2 से आप समझ सकते हो भाई यहाँ पर V2 बराबर A1 V1 अपॉन कितना, चलो जी A2, कुछ भी, या तो V1 निकाल लो या V2 निकाल लो, जो भी आपकी मर्जी है। तो मान लो आपको V2 निकालना और V1 भी निकालना, दोनों की निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे लिए दो अननोन है ना, तो इसको एक इक्वेशन मान लो। अब ध्यान दे, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये एक ही लेवल पर है, दोनों एक ही लाइन में है। जब एक ही लाइन में है तो कहीं से भी ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी लेवल 0 मान लेंगे। मान लो आप यहाँ से मानो, तो दोनों की ऊंचाई सेम है, दोनों की ऊंचाई सेम है, तो रो जी एच वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि वो कट जाएगा दोनों तरफ से। या ये समझ लो कि भाई उस इसी लेवल को मान लो, चाहे तो इसी लेवल को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, क्योंकि दोनों सेम लेवल में है तो इसकी हाइट 0 है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को लिख रहे हैं तो H का अलग अलग बिंदुओं के बीच में अगर हाइट का डिफरेंस है तो लिख लेंगे, अगर हाइट का डिफरेंस नहीं है बिंदुओं के बीच में तो लिखने की जरूरत नहीं है।
क्लियर। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि दोनों एक ही लेवल पर होते हैं जब, तो उस समय हाइट के डिफरेंस को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटे, मैं यहां पर लिखूंगा इसको कितना, क्या मैं लिखूंगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और क्या P1 माइनस P2 लिख सकते हैं इसको, P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो क्या V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा P1 को क्या लिख सकते हैं भाई, P1 का मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर है, इस पॉइंट पे प्रेशर है यहां पर, तो इतनी हाइट के कारण होगा, ठीक। तो क्या होगा वो P0 प्लस रो जी H1, ये P1 हुआ, माइनस P2 किसके कारण होगा, P2 हाइट H2 के कारण होगा, लो जी P0 प्लस रो जी H2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा जी P0 से P0 कट जाएगा, माइनस के यहाँ से रो जी कॉमन ले लेंगे, तो बेटा H2 माइनस H1 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये लो जी रो से रो कट गया, और बहुत ध्यान से देखो तो इनकी हाइट का डिफरेंस मैंने h मान लिया, तो क्या बचेगा 2GH, ये 2 इधर आएगा, G है, इसको h लिख दिया, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। V1 V2 में एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, तो V2 को उठाया यहाँ पुट कर दिया, इसको उठाया और उठा के यहाँ पुट कर दो, तो V1 निकल जाएगा, और फिर V1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, V2 निकल जाएगा, क्योंकि A1 A2 हमें पता होते हैं भाई, A1 A2 तो हमें पहले से माप कर रख लेंगे कि कितने कितने हैं इसका डायमीटर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो हमने बनाया हुआ, उसका डायमीटर तो माप लेते हैं, माप सकते हैं। हमें तो बहते हुए पानी का वेग मापना है, तो क्या करेंगे, और ये रीडिंग कितनी है, ये डिफरेंस कितना, यहाँ पे स्केल लगा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा स्केल, तो ये कितना डिफरेंस है ये भी हम माप लेंगे H भी। तो ये H और ये A1 A2 तो हम माप सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है V1 V2 निकालना, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लो जी इसमें क्या करो भाई, इसको आप V2 को उठाया, यहाँ रखा 2GH बराबर, यहाँ रखेंगे कितना आएगा A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, V1 स्क्वायर कॉमन लेंगे, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो वो नीचे चला जाएगा, यानी कि क्या आया 2GH अपॉन A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1, और अगर इसको हटा दूं तो रूट में जाएगा, ये आ जाएगा। तो रियलिटी में इसकी स्पीड आ गई ये V1, और V2 क्या आ जाएगी A1 अपॉन A2। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंटू V1 A1 अपॉन A2 इंटू V1, तो यहाँ लिख लेंगे A1 अपॉन A2, V1 को लिखेंगे अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। कुल मिला के V1 की वैल्यू यहाँ रख दो तो V2 निकल जाएगा, तो दोनों निकल गए। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम इसको इस कैलकुलेशन से कर सकते हैं, और कहीं पर भी बहते हुए पानी की स्पीड रखनी निकालनी तो इस इंस्ट्रूमेंट को रख देंगे। ये दो पाइप है, इसमें यहाँ पर ये दो नली है ट्यूब की, और बस आपको रीडिंग H की लेनी और एरिया की रीडिंग आपको पहले से पता होगी। फिर आपको ये इक्वेशन में आपको पता ही है A1 A2 V1 V2 अननोन है, तो V1 V2 निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, A1 A2 और H चाहिए, ध्यान दे A1 A2 और H, ये तीन तो रीडिंग चाहिए ना, A1 A2 H हमें पता ही है, उसमें रखो और आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसमें वेंचुरीमीटर की हेल्प से किसी भी जगह पर बहते हुए पानी की स्पीड को निकाल सकते हैं। और अगर इसी में ये भी निकालना हो कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना बह रहा है, वहां पर अगर ये भी निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम कितना बह रहा है, तो वॉल्यूम पर यूनिट फ्लोइंग कितना हो जाएगा, A1 V1 बराबर A2 V2, यानी कि यही आपका dV/dt। ये क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये वॉल्यूम। तो ये भी पूछ सकता है कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम बह रहा है वहां पर, तो वो भी निकल जाएगा इससे, क्योंकि हमारे पास V1 V2 चाहिए मेनली, A1 A2 में दिए रहते हैं। ओके।
चलिए वेंचुरीमीटर पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है ये हाइट h 5.1 mm। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहो तो आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बर्नौली थ्योरम अप्लाई करके ही इसको कराता हूँ। फॉर्मूला तो चूंकि जनरली आपको इसका याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद होगा तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना आना जरूरी है। वो क्या है भाई, इस तरीके से करेंगे, क्या P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसका एरिया दे रखा है A1 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया A1 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए A1 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो अब हम इसमें बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमारी बर्नौली थ्योरम ये हो जाएगी, जिसको हम लिखेंगे P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो P1 माइनस P2 का डिफरेंस, यानी कि इस पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, इतने के कारण। और ये कितना है, ρg h, इसको ρg h लिख सकते हैं। और ये h कितनी दे रखी है, ये दे रखी है बेटे h की वैल्यू 5.1 mm, यानी कि h की वैल्यू आप बोल सकते हो 0.51 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि सबको सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। अच्छा ये क्या बन जाएगा, फिर से वही बात है जिससे भी मैंने किया था, क्या P0 प्लस ρg h1 माइनस P0 माइनस ρg h2। इससे कटा ये कटा तो ρg कॉमन ले लेंगे, h1 माइनस h2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। जैसे प्रूफ किया था बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है। और बेटे ये कितना है h, तो g की वैल्यू CGS में ले रहे हैं, तो CGS में g की वैल्यू होती है 981 या फिर लगभग 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू CGS में ले लेंगे, तो यहाँ पर g की वैल्यू ये आ गई। और h2 माइनस h1 कितना है, h2 माइनस h1 h के बराबर है, दिस इज h2 माइनस h1। और ये किसके बराबर है, 0.51 सेंटीमीटर के। यहाँ रख देंगे भाई 0.51, यहाँ से कितना हाफ, और V2 स्क्वायर, V2 निकालना है। और V1 कितना दे रखा है बेटे, ध्यान दे, V1 दे रखा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये लो जी। अच्छा इसमें 2 डेसिमल है, ये 2 डेसिमल से 2 जीरो उड़ गई, कितना आ गया 510 इंटू 2, 510 गुना 2 कितना हो गया भाई 1020, तो ये आ गया इधर 1020 बराबर V2 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि V2 स्क्वायर बराबर आया 1020 प्लस 4 दैट इज 1024 और V2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया V2 बराबर अंडर रूट ऑफ 1024 और V2 बराबर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी स्पीड यहाँ पर। क्लियर, तो किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालनी हो वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में कितना प्रवाहित द्रव हो रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, A1V1 से। वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम पर यूनिट, वॉल्यूम फ्लोइंग कह सकते हैं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम बराबर कितना, पर यूनिट टाइम बराबर कितना, A1V1, ए दे रखा 4 और V1 दे रखा 2, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ गया, 8 सेंटीमीटर पर क्यूब। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये आयतन भी निकालो, सॉरी ये वाला एरिया भी निकालो, क्या निकाल सकते हो, यस A1V1 बराबर A2V2 से। अगर ये निकालना हो आप क्या करोगे, A2V2 कितना आया 32 बराबर कितना A1 कितना है 4 इंटू 2, तो A2 कितना आ जाएगा 8 चौक 1/4, है ना, 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अगर निकालना होगा तो, लेकिन ये पूछा तो नहीं, बट हाँ निकालना हो तो ये निकाल सकते हैं। क्लियर, तो 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो हो रहा होगा। ओके, बर्नौली थ्योरम की दूसरी एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। इस दूसरी एप्लीकेशन पर बेस बहुत सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हमारे घरों में भी देखे जाते हैं इस तरह के एग्जाम्पल। देखिए दूसरी एप्लीकेशन है क्या, जैसे मान लो टैंक में पानी भरा हुआ है, टैंक में पानी भरा हुआ है, टैंक का ऊपर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और टैब से पानी निकलता है, तो टैब का क्षेत्रफल छोटा है ना, तो उसमें से जो पानी निकलता है वो कितनी स्पीड से निकलता है, वो कहलाती है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, या फिर बहिस्राव का वेग। बाहर की तरफ जो पानी स्राव आ रहा है उसका वेग कितना है वो निकालना ही हमारा कहलाता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, या इसी को बोलेंगे टॉर्सलीज लॉ।
टॉर्सलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स, यानी कि इफ्लक्स मतलब बाहर की तरफ आने वाले पानी का या लिक्विड का वेग। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि मान लीजिए एक टैंक ये है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है, ये क्षेत्रफल A1 है, यहाँ दाब बाहर की तरफ हवा का P नोट होगा, यहाँ पे दाब भी बाहर निकल रहा है तो यहाँ भी P नोट होगा। तो पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 के बीच में बर्नौली थ्योरम लगानी पड़ेगी हमें, लेकिन कंडीशन पहले आप ध्यान रखें कि A1 ग्रेटर देन A2 होता है। ये टैंक तो इतना बड़ा है भाई, ऊपर का क्षेत्रफल ज्यादा, टैब इतनी सी है तो एरिया का बहुत कम है। तो इस पहले हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या A1 V1 बराबर A2 V2। तो A1 कितना भाई, A1 V1, तो V1 कितना भाई, V1 बराबर A1 V1 बराबर A2 V2। तो A1 A2 बाई A1 इंटू V2। अब और ध्यान से देखो कि चूंकि A1 ग्रेटर देन A2 है, इसका मतलब बेटे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वैल्यू तो बहुत कम हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं A2 बाई A1 इज लेस देन 1, एक से बहुत कम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि V1 बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा क्योंकि एक से कम है, इसका मतलब ये लगभग 0 के बराबर मान लिया, इतना मान लिया कि लगभग 0 है। क्या कंडीशन है कि जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तब हमने इसको इतना कम है कि लगभग 0, मतलब जब हम टैप खोलते हैं तो टैंक एकदम थोड़ी खाली हो गया, इतना बड़ा टैंक है तो उसमें से पानी धीरे 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 लेवल डाउन हो रहा है, इतना कम स्पीड से हो रहा है ऊपर से लेवल डाउन कि लगभग 0 के बराबर मान लिया। आइडियली 0 नहीं होता, हमने उसको मान लिया है इस सवाल के करने के लिए। इसी को हम टॉर्सली लॉ के हिसाब से भी जानेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने के लिए कोई भी दो बिंदु चाहिए जिनके बीच में बहता हुआ पानी हो, और बहता हुआ पानी के बीच में आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई बर्नौली थ्योरम, इसको बीटी लिखते हैं हम, बीटी अप्लाई। तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई करनी है बिटवीन 1 एंड 2, एक और दो बिंदु के बीच में। एक बिंदु नंबर ये है, एक बिंदु नंबर 2 ये है। तो हमें क्या चाहिए, दाब चाहिए, ऊंचाई का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और अपनी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि BT1 बराबर BT2, एक पर भी बर्नौली थ्योरम और 2 पर भी बराबर लगा दो, है ना। तो क्या लिखेंगे भाई, P नोट प्लस इस पॉइंट पर यहाँ पे 0 मान लिया हमने लेवल को, तो इतनी ऊंचाई क्या है, रो जी एच, लो जी रो जी एच लगा दो, रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब P नोट प्लस रो जी एच माइनस स्मॉल एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ध्यान दे, क्या ये शून्य है, यस ये शून्य है। क्या P नोट से P नोट कट जाएगा। अब रो जी एच बराबर क्या आ गया, यहां से देखो रो जी एच की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, माइनस रो जी एच स्मॉल एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर। V2 कितना है, V यही तो निकालना है, इस V को निकालना ही टॉर्सली रो बन जाएगा। अब ये क्या हुआ, छम्मा, यानी कि हाफ रो V स्क्वायर बराबर छम्मा, तो V बराबर 2GH, ये आ गया। इसे कहते हैं टॉर्सलीज लो, टॉर्सलीज लो। और क्या ये स्पीड ऐसी है जैसे कि जब किसी पार्टिकल को किसी ऊंचाई से गिराते हैं h ऊंचाई से, तो उसकी स्पीड यहां कितनी पहुंच जाएगी, √2GH। तो ये किसके वजह से है, बिल्कुल उसके जैसा है जैसे किसी चीज को h ऊंचाई से छोड़ते हैं तो u बराबर 0 से छोड़ते हैं, लेकिन वो चीज बिल्कुल अलग है, ये चीज बिल्कुल अलग है। और ये ऐसे है, ये वाली वेलोसिटी आ गई √2GH, ये इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन किधर है इसकी, ऐसे। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वेलोसिटी आ चुकी है हमारे पास, अब क्या करें भाई, अब क्या करें। अब इसमें एक बात ध्यान दें कि हमने v बराबर √2GH निकाली जो है, ये h के साथ साथ बदल रही,
इस लेवल के हिसाब से है, और ये जो h है, ये h कहां से है, h इज फ्रॉम अपर सरफेस, ऊपर के सरफेस से है, ऊपर पृष्ठ से, या फिर जो हवा में मुक्त पृष्ठ है वहां से है। तो ये यहां से नापनी है, ऊपर से, ध्यान इस बात का भी रखना है। क्लियर? अच्छा, ये तो वेलोसिटी आ गई। अब अगर मान लो ये जो पॉइंट है ये वाला, अगर ये जो पॉइंट है आपके पास, ये यहां की बजाय यहां हो तो क्या होगा? या फिर पहले ये कंसिडर करते हैं कि मान लो V1 हमने क्या लिया, 2 पॉइंट है, पहला क्या कि V1 0 लिया, केवल तभी ये लगाना है, लेकिन 0 ना हो तो क्या होगा? ये पॉइंट मैंने यहां लिया, जिसको यहां लूं तो क्या होगा? पहले देखते हैं कि यदि वेलोसिटी 0 नहीं है, नॉट इफ V1 इज नॉट 0, यस, अगर V1 0 नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या V1 की वैल्यू ये रहेगी? यस, V1 की वैल्यू तो फिर ये रहेगी ना, V1 इज नॉट 0, तो V1 क्या होगा? तो क्या V1 की वैल्यू A2 by A1 इंटू V1 होगी? यस, ये होगी, पहली बात। दूसरी बात कि P नोट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, बस ये 0 नहीं होने का, रो जी P नोट प्लस रो जी एच माइनस एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। भाई अभी हमने केस लिया था कि वेलोसिटी 0 है, 99% सवाल इसी पर होंगे। अगर नहीं भी होगा तो आप इसको एरिया को ज्यादा देख लेंगे तो अपना आप ही पता लग जाएगा कि वो 0 है V1। लेकिन अगर 0 नहीं है, उस केस की बात कर रहे हैं, तो लो जी P नोट से P नोट उड़ा दिया हमने, तो यहां से रोजी से रोजी उड़ जाएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रोजी एच माइनस रोजी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, छम्मा छम्मा उड़ गया। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखो, तो रो से रो भी उड़ गया, लो जी रो से रो भी उड़ा दो सब में से, तो V2 स्क्वायर बराबर आ गया कितना? V1 स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा GH, और 2 से मल्टीप्लाई 2GH, और क्या ये इस तरह से आ गया, इसका अंडर रूट ले लेंगे, फिर ये आएगी। और क्या ये वेलोसिटी ऐसी जब किसी हाइट से किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं V1 से फेंका, और V2 h हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी ये हो जाती है ना, इतनी स्पीड से इतनी चाल से गिरता है। तो रियलिटी में तो इस वेलोसिटी से वो निकलना चाहिए, अगर ऊपर की वेलोसिटी को हम 0 नहीं मानते, ठीक है। लेकिन ज्यादातर 0 रहेगा तो उसको टॉर्सली लॉ बोल दिया है, और जब 0 रहेगी ऊपर की वेलोसिटी तभी आप ये लगाना अंडर रूट 2GH। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि वो चीज अलग है जब ऊपर h ऊंचाई से गिराते हैं, ठीक, और ये चीज अलग है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ध्यान दें, और ये h के साथ साथ बदलेगा, अलग अलग लेवल पर अलग अलग होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, है ना। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, बट टॉर्सली लॉ के हिसाब से हमें ये चलना है। अगर नहीं पता है हमें इसके बारे में, तो आप ये मान करके चलेंगे कि ये होगा, है ना, वरना डेटा से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है, उस हिसाब से आपको यही लॉ लगाना है। ओके, अच्छा, अभी हमने क्या किया है, हमने ये जो यहाँ पर होल है, यहाँ पर था ये जो छिद्र था, इस छिद्र को यहाँ की बजाय अगर मैं यहाँ बना दूं, तो अगर मैं इसको यहाँ बना दूं और यहाँ से कर दूं इसको बंद, लो जी यहाँ से कर दिया इसको बंद, तो हमारे पास अब ये ऊंचाई हो गई h के बराबर। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये वेलोसिटी कितनी होगी? अब जाहिर सी बात है, अब स्मॉल h की वैल्यू सुपर सरफेस से कैपिटल H के बराबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? स्मॉल h की जगह कैपिटल H, है ना। तो अगर मान लीजिएगा छिद्र बिल्कुल बॉटम पर है, क्या यदि छिद्र तली पर है, बिल्कुल तली पर है, तो क्या लिखेंगे? P नोट, भाई आपने तो BT1 बराबर BT2, बर्नौली थ्योरम 1 पे, और यहाँ 2 मान लो, ये 2 पॉइंट यहाँ आ गया, तो अब लगा दो इसमें P नोट प्लस, अब देखो ध्यान से, इतनी ऊंचाई के लिए तो रोजी एच ही आएगा, ये जी लो रो जी एच, और हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P नोट प्लस रो जी, ये एच कितना हो गया यहाँ से, इसी लेवल पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, ये तो 0 होगी ऊंचाई, ये 0 होगी, और प्लस हाफ रो V स्क्वायर। चलो जी, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये ऑलरेडी 0 ले लिया, ये ऑलरेडी 0 ले लेते हैं। अगर 0 ले लिया तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा हाफ रो V स्क्वायर बराबर रो जी एच, और रो से रो कट गया, तो V बराबर 2GH का अंडर रूट
तो बस सिंपल है, डायरेक्ट बता सकते थे कि भाई स्मॉल h की जगह कैपिटल H कर दो, तो कैपिटल H आ जाएगा। ध्यान रखें कि जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी इज रिलेटिव टू कंटेनर, बर्तन के, है ना, बर्तन के सापेक्ष, या कंटेनर रिलेटिव टू कंटेनर, बर्तन के सापेक्ष है, या टैंक के सापेक्ष कह सकते हो, टैंक के सापेक्ष। अब चूंकि टैंक रुका हुआ है तो इसे ग्राउंड के सापेक्ष भी बोल सकते हो या टैंक के भी, लेकिन जब टैंक चलेगा तो टैंक के सापेक्ष आंसर आएगा, ये इस बात का भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद कि अगर हमारे पास एक कंटेनर, एक बर्तन है जिसमें h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है और ये आपका h लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का है, इसको 45 डिग्री पर कर दिया और जिस समय आधा पानी रह गया, उस समय किस वेलोसिटी से पानी निकल रहा होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बतानी है ना, इसकी वेग कितना होगा, स्पीड ऑफ फ्लक्स बताना है, ये वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? और आंसर में आपको क्या दिया हुआ है, ये वी नोट की फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। तो ये वी नोट कितना होगा, पहले तो आप ये बताओ, क्या मैं आंसर आपको किस में देना, वी नोट की फॉर्म में। तो वी नोट कितना होगा भाई, वी नोट हो जाएगा बेटा √2gh, ठीक, वी नोट कितना हो जाएगा, √2gh। अच्छा, अब इसकी बात करें तो इस लेवल से इतनी ऊंचाई थी, ये इतनी गहराई पे तो था ये, तो इसलिए √2gh कर दिया। अब इस लेवल से कितना है ये कितना होगा भाई, ध्यान दे, ये भी h, ये भी h, तो ये कितने आ जाएगी, ये 45 है, ये 45, तो ये h cos 45 ऐसा मान लो, है ना, ये h cos 45 का मतलब ये h/√2, ये h/√2 आ गई। तो बस यहाँ पे वेलोसिटी कितनी लिखेंगे, तो ये वाली वेलोसिटी लिखी जाएगी बेटे v बराबर √2g इंटू h/√2 ऑफ। अब देखो ध्यान से, क्या ये √2gh अपॉन √2, ये तो हुआ, ये कितना है v नोट। तो एक्चुअल आंसर बना, इसकी पावर 2√2 का मतलब 2 यहाँ पर होते हैं, 2 यहाँ पर, तो 2 2 4 हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2, है ना भाई, 1/2, ये 1/2, ये तो 1/4 हो जाएगी, इसकी पावर मतलब 4/2। इंपॉर्टेंट ये है ना। अगर h की फॉर्म में आंसर दे रहा है तो √2gh/this, अगर v नोट की फॉर्म में आंसर पूछ रहा है तो ये, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिख देना है। लेकिन ध्यान ये रखना, दिस इज नॉट स्क्वायर रूट, दिस इज 4/2, ओके, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्पीड ऑफ फ्लक्स का देखते हैं, क्या है, आपसे बोला है कि यहां पर कितनी वेलोसिटी होगी, ये 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी, और 2 पर यानी कि v2, और इस पर यहां पर दाब कितना होगा, ये लिखना है। तो जाहिर सी बात है, आपको ये वाली वेलोसिटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो कैसी है, स्पीड ऑफ फ्लक्स, इस वाले से तो बाहर निकलेगी, दिस इज स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अगर मैं बात करूं v1 की, तो क्या v1 की वैल्यू √2gh लिख सकते हैं, यस, क्योंकि तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटे छोटे हैं पाइप्स, तो यहाँ से ही आ गया। और अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं, तो क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं इनके बीच में, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लगेगी, ये लगेगी बेटे a1v1 बराबर a2v2, ये तो लगाएंगे। a1 कितना है, a/4, v1 कितना है √2gh, और a2 कितना है a/2, और v2 कितना है निकालना है। तो ये इससे कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो यानी कि v2 कितना आ गया √2gh/2, या फिर √gh/2। ध्यान दें, ये 2 पर निकाली वेलोसिटी, ऐसे 3 की भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर भी 3 वेलोसिटी से कितना आएगा, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा, बट हाँ v2 और p2 पूछा था, तो p2 तो आ गया। अब इसमें दाब कितना है, ये दाब भी निकालना है भाई। यहाँ पर दाब निकालने के लिए क्या लगाओगे, बर्नौली थ्योरम लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक बर्नौली थ्योरम कितनी है लगा देंगे, तो बर्नौली थ्योरम लगा देंगे हम बिटवीन 1 और 2, तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई किया, बर्नौली थ्योरम। तो ध्यान दें, यहाँ पर तो दाब कितना है P नोट, लेकिन इसमें दाब कितना है P2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर P2 प्लस, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल यहाँ पर GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 ही है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है, तो GPE यानी कि ρgh तो 0 आ जाएगा, प्लस हाफ रो v2² बराबर कितना P नोट प्लस 0 प्लस हाफ रो v1²।
ये इक्वेशन हमने लगाई, ये हमने बर्नौली थ्योरम को अप्लाई किया बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, BT बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में अप्लाई कर दिया। तो अगर ये अप्लाई करना आपको आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, P2 कितना लिखेंगे भाई, P2 कितना लिखेंगे वो तो निकालना है। तो इसमें हमें P2 निकालने के लिए बराबर P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये आएगा हाफ रो। तो V1 कितना है भाई, V1 रूट 2GH, और ये कितना है GH/2 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर, ये तो आंसर आएगा। P0 प्लस हाफ रो कितना आएगा 2GH माइनस GH/2, तो 4 माइनस 1 3GH/2, यानी कि कितना आ गया P0 P2 बराबर P0 प्लस 3 रो GH/2। दिस इज द प्रेशर इन लिक्विड इन पॉइंट 2, तो 2 नंबर का पाइप है वहां पे प्रेशर ये आएगा P0 प्लस 3 रो GH/2। तो बर्नौली थ्योरम से हम दाब भी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी भी निकाल रहे हैं, बहुत सारी चीजों की कैलकुलेशन आसानी से हो सकती है। चलिए, अब हमें इस क्वेश्चन में 2 लिक्विड दे दिए, रो एंड 2 रो। अभी तक एक लिक्विड के हिसाब से हमने वेलोसिटी निकाला सीख चुके हैं, लेकिन अगर 2 हो तो क्या करेंगे बेटा, उसी तरीके से सोचना है थोड़ा सा, बस आपको सही से प्रेशर वगैरह लिखना आने चाहिए। आपको ये पता है कि अगर किसी भी h गहराई पर है छिद्र, तो आपको रूट 2GH लिखना आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये h गहराई पर इतनी पर है यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे प्रेशर पहले P0 था, लेकिन अब मैं यहाँ से ले लूंगा तो ये P1 पता लग जाएगा। तो P1 को क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का प्रेशर क्या लिखेंगे, क्या P0 प्लस इतनी ऊंचाई के कारण प्रेशर 2 रो G इंटू 2H, P1 तो ये लिखोगे। तो अगर मैं यहां से यहां 1 और 2 के बीच में BT लगाऊं, बर्नौली थ्योरम अप्लाई BT बिटवीन 1 एंड 2, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल आसानी से ये हाइट हम लिख सकते हैं। इस लेवल पर GP को 0 मान लीजिएगा, ये किस लेवल से लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे P1 प्लस बिटवीन 1 एंड 2, तो P1 प्लस 1 पे लिख रहे हैं क्या, रो कितना, रो 2 रो G इंटू H है ना, और प्लस 0, इसकी वेलोसिटी तो 0 मानेंगे भाई। यहां पर अगर आप लोगे रो हाफ रो V1 स्क्वायर, ये तो लगभग 0 मानोगे ना इस वाले, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है भाई, इसका एरिया ज्यादा है कि नहीं है इससे, A1 ग्रेटर देन A2 तो हमेशा ही रहेगा चाहे दिया भी ना हो, बराबर किसके। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर तो P0 ही निकल रहा, बाहर की तरफ आ रहा P0 प्लस, और इसी लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0, और यहाँ पर हाफ, लेकिन इंपॉर्टेंट देने कौन सा लिक्विड बाहर आ रहा, 2 रो का। यहाँ पर ये गलती होती है कि यहाँ पर आप रो लिख देते हो, एक्चुअल में यहाँ पे 2 रो का लिक्विड आ रहा बाहर, तो 2 रो इंटू V स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखें ध्यान से। अब P1 हमारे पास है भाई कितना, P0 प्लस रो G इंटू 2H, ये तो P1 लिख दिया हमने, प्लस ये कितना 2 रो GH, ये 0 हो चुका, P0 प्लस ये कट गया, रो V स्क्वायर ये उड़ गया। ध्यान दें हमारे पास ये कितना आ गया 2 4 है ना, तो रो V स्क्वायर और अपने पास आया 4 रो GH, दैट इज रो V स्क्वायर, रो से रो कट जाएगा, तो V बराबर आ गया अंडर रूट 4 रो GH, या फिर सॉरी 4 GH, तो अंडर रूट यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट GH। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई करना सीखना ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको दाब वगैरह लिखने में और वेलोसिटी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बर्नौली थ्योरम लगाओगे तो दाब तो लिखना आना चाहिए ना भाई, इसलिए हम पहले ही दाब लिखने में प्रैक्टिस खूब कर चुके हैं, बहुत पहले ही, है ना।
इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो इस सवाल में कि भाई मान लो आप यहां से यहां के बीच में लगा रहे, यहां से यहां के बीच में अगर लगाओगे तो यहां पर तो यही इक्वेशन बनेगी, लेकिन जब यहां से लगाओगे तो पी नोट आएगा प्लस इसके कारण भी रो जी एच, टू रो जी एच प्लस इसके कारण भी टू रो जी एच, है ना, रो जी टू एच या टू रो जी एच। देखो ध्यान से, रो जी टू एच टू रो जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पी नोट हो गया, और यहाँ पर वेलोसिटी इसकी जीरो ही लेनी, तो क्या हम उसके हिसाब से भी सोच सकते थे, लेकिन उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने में के हिसाब से सोचना है, और यहाँ मैंने दाब में लिख लिया पहले, क्योंकि दो ही लेवल ले लिए बस, यहाँ पे यहाँ पे। क्लियर? तो खैर आपको इसी तरीके से सोचना है जैसे मैंने आपको समझाया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्पीड ऑफ ई फ्लक्स में ही हम और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स में जब हमें स्पीड निकाल चुके हैं तो यहाँ से जो पानी आ रहा है या जो लिक्विड आ रहा है, ये जो लिक्विड है कितनी दूर तक जाकर गिरेगा, दैट इज द रेंज। तो वो रेंज कितनी है और कितने समय में वो वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, तो ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, उस पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जो पानी के पॉइंट्स यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप्स हैं यहाँ पर जो गिर रही हैं। अब ध्यान दें, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन आती है, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति में हमें पता है कि भाई अगर ऐसे वेलोसिटी है तो यहां से यहां तक आने का समय या यहां से यहां तक आने का समय या ये समय, क्या ये सब बराबर होते हैं? यस। और क्या इसमें एक तरह से ये vx है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और जिसको हमने √2gh हमें पता है होता है, ये हमने भी निकाला, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होती है। और क्या इसमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? शून्य है शुरू की, है ना, uy कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी शून्य है। और इसकी जो vx है वो ये है। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी शून्य हो तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वेलोसिटी शून्य, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h माइनस स्मॉल h, और बस टाइम निकाल लो। तो अब क्या लिखेंगे भाई, एक तरह से यू वाई तो कितना है 0, ए वाई कितना है, आप माइनस जी नीचे की तरफ, जो भी यहाँ से लिक्विड आया वो लिक्विड को यहाँ तक जा रहा है ग्रेविटी के अंडर में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है h माइनस एच, नीचे की तरफ है माइनस ले लो। तो टाइम निकालना, तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। ये कितना है h माइनस एच, ये कितना है 0 माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। लो जी, t बराबर आ गया, t बराबर आ गया 2h माइनस एच बाई जी, ये लो। और क्या ये उसी तरीके का है जिस तरीके का हमारे पास किसी h हाइट से कोई चीज़ गिराते हैं, तो h माइनस हाइट से गिर गया तो टाइम लगता है 2h बाई जी, √2h/g, तो यहाँ पे h माइनस एच हो गया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट फिर ये चीज़ है कि भाई जो h है अलग अलग h के लिए अलग अलग होगा। अगर ऊपर से हाइट का लेवल बदल जाएगा तो उनके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, यानी कि शुरू में धार अलग अलग गिरेगी तो उसके बाद ये धार की जो पॉइंट होगा बदलता चला जाएगा। अगर ये h का लेवल कम होता गया तो ये कम होती चली जाएगी, ये कम होती जाएगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो टाइम भी कम लगेगा, फटाक से गिर जाएगा। लेकिन फिर ये दूरी बदलती चली जाएगी, ये दूरी बदल जाएगी, है ना। तो रेंज क्या होगी? अच्छा, अगर इसमें मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ हो जाए तो ये हाइट तो क्या है, अगर ये पॉइंट यहाँ हो जाए तो यहीं गिरेगा, तो फिर तो कुछ है नहीं, फटाफट गिर जाएगा। यानी कि h को क्या वैल्यू कर दो, हम यहाँ पर h के बराबर। खैर अगर मैंने, आप ये बोल रहा हूँ मैं कि अगर ये पॉइंट मैं यहीं पे कर दूँ फिर तो यहीं गिर जाएगा, फिर तो टाइम 0 ही हो जाएगा। लेकिन रेंज की बात करें तो क्या रेंज के लिए हम vx इंटू टी लिख सकते हैं, यही तो पढ़ा था हमने, x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता ही नहीं भाई, ये x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो शून्य है ना, तो इसलिए लगा सकते हैं। तो vx कितना है √2gh, और ये कितना है 2h माइनस h अपॉन g का अंडर रूट। ध्यान दें ये कट जाएगा, 2 और 2 को √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी कि अंदर बचेगा कितना h इंटू दिस, h इंटू h माइनस h, और ये आ गई रेंज। और ये भी h के साथ साथ बदलेगी, अलग अलग h पर अलग अलग होगी, इट इज ए फंक्शन ऑफ h। इसका मतलब ये रेंज ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी हो सकती है। तो मैक्सिमम कब होगी, तो नाउ वी आर आस्किंग फॉर कि आर मैक्सिमम कितनी होगी। अगर ये पूछ ले जाए कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे भाई, रेंज के लिए हमें पता है रेंज का क्या फॉर्मूला है। सोचो, रेंज बराबर आ गया 2 और ये आ गया h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो है रेंज का।
तो h वेरिएबल है, ये क्या है, परिवर्तनशील है। तो कोई ना कोई h की ऐसी वैल्यू होगी जब ये रेंज मैक्सिमम होगी। तो रेंज मैक्सिमम होगी तो उसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम से हमें पता है कि डी आर बाई डी एच को हम शून्य रख देंगे। किसके लिए, फॉर आर मैक्स और मिन। तो मैक्सिमम के लिए आएगी रेंज, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करना, अब क्या इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता है क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 और बेटे ये h माइनस एच स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो इस पूरे को h मान लो, x मान लिया एक तरह से, x की पावर n, x की पावर n का लगा देंगे तो n x की पावर n माइनस 1। तो क्या बनेगा, डी आर बाई डी एच बराबर कितना, 2 इंटू n, भाई आता है ना x की पावर n का डिफरेंशिएशन याद है कितना होता है बेटे, n x की पावर n माइनस 1। तो यह आ गया कितना, अपने पास आया h इंटू एच माइनस एच स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। लेकिन क्या आपको पता है इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। थोड़ा सी स्पेस यहाँ कम हो गया, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका डी आर बाई डी एच, मतलब इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एच ऑफ किसका, एच इंटू एच माइनस एच स्क्वायर का, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आया, इससे तो उड़ गया, ये माइनस का आया, इसका मतलब h कैपिटल H माइनस एच स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करा, h का डिफरेंशिएशन 1 यानी कि कैपिटल H बचा, एच स्क्वायर का 2h। ठीक, अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, जीरो जरूर रखेंगे इसमें, जीरो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उसी से हमें मैक्सिमम रेंज निकलेगी। अच्छा अब देखो ये माइनस की पावर नीचे ले गए तो h माइनस 2h अपॉन, इसको नीचे ले जाएंगे अंडर रूट हो जाएगा, h कैपिटल h माइनस एच स्क्वायर बराबर 0, ये उधर चला गया। तो यहाँ क्या बचा, h बराबर 2h या फिर स्मॉल h बराबर h/2। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये रिजल्ट भी याद रखना है। किस केस में, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब ये पॉइंट जो होगा बिल्कुल मिडिल में होगा, आधे पाया ना h/2 पर, जब ये आधे पर होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। कब होगी, h/2 पर। लेकिन कितनी होगी, ये h रख दो यहाँ, कितनी होगी ये h यहाँ रख दो, लो जी रख देते हैं भाई। तो रेंज मैक्सिमम कितनी, 2 अंडर रूट ऑफ h की जगह क्या रख दिया, h/2, h माइनस h/2, यहाँ पर h की जगह h/2 रख दिया तो मैक्सिमम आ गई। यहाँ कितना बच गया भाई, तो h माइनस h/2, तो कितना बच गया, h/2 का होल स्क्वायर, यानी कि h/2 बच गया, 2 की कट गया, 2 की h आ गया, यानी कि r मैक्स हो गया h। इसका मतलब समझे कि जब हमारे पास कंटेनर में, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कंटेनर में ये ऊंचाई h/2 होगी तो ये भी h/2 रह जाएगी। ठीक, अगर ये h है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो तो हमें पता ही है, निकाल सकते हैं, अंडर रूट 2gh से gh हो जाएगी, ये रख लेंगे। लेकिन ये जो गिरेगा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर गिरेगा, ये रेंज किसके बराबर होगी, h के बराबर। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा उस केस में, ये टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या होगी, मैक्सिमम रेंज होगी, मैक्सिमम तो यही होगी उस समय। तो ये रेंज मैक्सिमम आ जाएगी और टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा भाई, यहाँ पे रख देंगे h/2, यहाँ पे कितना रख देंगे h/2, तो h माइनस h/2, 2 से 2 कट जाएगा तो अंडर रूट 2gh, तो ये आ गया अंडर रूट h/g, इतना समय लगेगा इस केस में। इस वाले केस में जब रेंज क्या है, मैक्सिमम, भाई h/2 पर है ना, ये h बराबर h/2 आ चुका ना, यहाँ पर h/2 रख दिया h बराबर, तो यहाँ पर h/2 रखते ही आपके पास टाइम आ जाएगा अंडर रूट h/g और मैक्सिमम रेंज आएगी h। तो ये रिजल्ट है, याद रखने, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बर्नौली थ्योरम के बहुत पूछे जाते हैं सवाल। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेथड रटे, मेथड रटना जरूरी है कि भाई अगर रेंज का कोई भी फंक्शन दे दिया जाए तो उसको डिफरेंशिएट करके हम उसको मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल h का फंक्शन है और मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट आपके याद होना चाहिए, ये वाला, और मैक्सिमम रेंज के लिए भी आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी
टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।